हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दीपिका एंड वेलकम टू पॉलीपीडिया। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये सेशन अगर पसंद आए तो लाइक करें और आगे शेयर कर दें, और अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि फ्यूचर वीडियोस का अपडेट आपको टाइम से मिल जाए। वीडियो के एंड में हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। आउट ऑफ 10 आपके कितने ठीक होते हैं वो आप कॉमेंट सेक्शन में बताएँ। आई होप ये डिस्कशन आपको पसंद आएगा। दोनों ही मीडियम के जो लर्नर्स हैं उनके लिए हेल्पफुल रहेगा सेशन अगर आप लोग ध्यान से सुनते हैं तो। लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे हर टॉपिक के साथ, तो इस तरीके से आप लोगों की जो तैयारी है वो और बेहतर होती जाएगी। आई होप ये सेशन आपको पसंद आएगा। तो बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और ये किस तरीके से कोल्ड वॉर से रिलेटेड है ये भी जानेंगे। ठीक है, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारी जो बुक है फर्स्ट बुक, उसमें जो टॉपिक है वो तो कोल्ड वॉर है, तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कहाँ से आ गया। ठीक है, देखिए हर घटना के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, उसका अपना कोई ना कोई कारण होता है, और साथ ही साथ उसके अपने कुछ परिणाम भी होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा 12th में आने का जो रीज़न था वो हमारा 11th का परिणाम था, 11th का रिजल्ट 12th का रीज़न बना। ठीक है, इसी तरीके से कोल्ड वॉर का जो रीज़न था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के परिणाम बने, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रिजल्ट बने। तो चलिए फ्लो चार्ट के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पर आप लोगों को विजिबल हो रहा होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड कोल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था ये 1914 से 1918 तक लड़ा गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक चला, और जो कोल्ड वॉर था, शीत युद्ध, ये 1945 से 1991 तक लड़ा गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अपने कुछ कारण थे और उसके साथ ही साथ उसके अपने कुछ परिणाम भी थे, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो परिणाम थे ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण बने। ठीक है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के फिर अपने भी कुछ परिणाम थे, और यही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो परिणाम थे ये शीत युद्ध के आगे चलकर क्या बने, कारण बने, और साथ ही साथ शीत युद्ध के भी फिर अपने कुछ परिणाम थे। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक का जो परिणाम था वो दूसरे का कारण बना। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऐसी क्या घटनाएं घटी जिसकी वजह से शीत युद्ध की शुरुआत हुई, कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक लड़ा गया था, जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया। ये दो ग्रुप्स के बीच में लड़ा गया था, अलाइड नेशंस मित्र राष्ट्र और एक्सिस नेशंस धुरी राष्ट्र के बीच में। ठीक है, आगे की कहानी शुरू करने से पहले एक बार वर्ल्ड वॉर के बारे में डिस्कस कर लेते कि वर्ल्ड वॉर क्या होता है, विश्व युद्ध क्या होता है। ठीक है, विश्व युद्ध है जिसमें विश्व युद्ध वो वॉर है जिसमें वर्ल्ड की मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो होती है वो पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, विश्व के अधिकतर देश इसमें भागीदारी लेते हैं। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि दो देशों के बीच की जो लड़ाई है उसे हम विश्व युद्ध कहें। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ दी जो कंट्रीज होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करती है। वर्ल्ड वॉर की यहाँ पे पूरी डेट मेंशन की गई है, 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा गया। 37 कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, और ये 37 कंट्रीज़ 2 ग्रुप्स में डिवाइड थी, अलाइड नेशंस और एक्सिस नेशंस में, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में। वॉर का जो इमीडिएट रीज़न था, मतलब जो कारण था युद्ध का होने का तात्कालिक कारण, वो था ऑस्ट्रिया के एक राजकुमार थे फर्डिनेंड मैकलेन। इनकी हत्या कर दी गई, जिसके कारण कई सारी कंट्रीज़ ने फिर इनको सपोर्ट किया, और फिर इस तरीके से लड़ाई होने लगी। ठीक है, विश्व के देशों के बीच में। अलाइड नेशंस में कौन कौन सी कंट्रीज़ थी, सारी कंट्रीज़ का नेम मेंशन नहीं किया गया, यहाँ पे मेन उन कंट्रीज़ का नेम मेंशन मैंने नोट्स में इंक्लूड किया है जो मेन लीडरशिप का रोल प्ले कर रहे थे। ठीक है, तो अलाइड नेशंस मित्र राष्ट्र में जो कंट्रीज़ हैं वो यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस और जापान। और एक्सिस नेशंस धुरी राष्ट्र में जो कंट्रीज़ थी वो थी जर्मनी, इटली और हंगरी। ये मेन लीडरशिप में थे ये उस पीरियड में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट कौन थे अमेरिका के। देखिए इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम करंट पीरियड की बात करें तो अमेरिका का सबसे ज़्यादा डोमिनेंस है पूरे वर्ल्ड लेवल पर। ठीक है, तो उसके जो मेन प्रेसिडेंट है वो पूरे वर्ल्ड में मोस्ट पावरफुल पर्सन के तौर पे हैं। तो इस रीज़न से पूछा जाता है कि पर्टिकुलर इवेंट के पीरियड में कोई लीडर कौन थे उस पीरियड में। ठीक है, तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे उस पीरियड में वो थे वुडरो विल्सन। और अमेरिका ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो एंट्री ली थी वो ली थी 1917 में। इसका मतलब ये है कि 1917 से पहले यूएसए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। ठीक है, 1917 में उसकी एंट्री हुई। उसके पीछे रीज़न क्या, उसके पीछे रीज़न ये है कि जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड के जो लूसीतानिया नामक जहाज है
उसको डुबो दिया गया। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि बात यहाँ पर अमेरिका की थी, अमेरिका की एंट्री की थी, लेकिन यहाँ पे कहानी जर्मनी और इंग्लैंड की कैसे आ गई। तो जब जर्मनी ने इंग्लैंड के लूसीतानिया नामक जहाज को डुबो दिया था तो उसके कारण कई सारे लोगों की जान चली गई। ठीक है, जिसमें अमेरिका के भी कुछ लोग थे और इस रीज़न की वजह से अमेरिका ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एंट्री ली। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो जीती हुई कंट्रीज थी, विनर कंट्रीज थी, वो थी अलाइड नेशंस। अलाइड नेशंस इसमें जीत गए थे। और अगर हम बात करें एक्सिस नेशन की तो एक्सिस नेशन इसमें हार गया था। ठीक है, जैसे जर्मनी, इटली, हंगरी ये हार गए थे। तो जो विनर कंट्रीज थी इन्होंने हारी हुई कंट्रीज के ऊपर क्या लगा दिया था, जुर्माना, फाइन लगा दिया था इनके ऊपर। ठीक है, साथ ही साथ इनके रिसोर्सेस अपने कंट्रोल में कर लिए। ठीक है, और इस तरीके से जो जीती हुई कंट्रीज थी उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश किया। साथ ही साथ इन्होंने जर्मनी के ऊपर भी क्या लगा दिया, फाइन लगा दिया। स्पेशली जर्मनी के ऊपर फाइन लगाया गया। वर्साइल ट्रीटी यहाँ पे लगाई गई थी जर्मनी के ऊपर फाइन के तौर पे। इसके पीछे रीज़न ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का मेन कारण जो माना गया वो जर्मनी को माना गया था, जिसकी वजह से जर्मनी के ऊपर वर्साइल ट्रीटी के थ्रू, वर्साई संधि के द्वारा इनके ऊपर क्या किया गया, फाइन लगाया गया 6 अरब 50 करोड़। ठीक है, और साथ ही साथ जो जर्मनी के जो अपने रिसोर्सेज थे, उसकी जो अपनी कॉलोनियल कंट्रीज थी, इनको भी जो विनर कंट्रीज है उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया था। तो यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट्स हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रिगार्डिंग। ठीक है, इनको भी एक बार फटाफट से देख लेते हैं। 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था। तो यहाँ पे कुछ डेट्स हैं, इनको एक बार सीक्वेंसिंग में डिस्कस करते हैं। 1914 में बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, जैसा हमने डिस्कस भी किया। 1917 में अमेरिका एंटर्ड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका की एंट्री भी थी। 1917 रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, रूसी क्रांति। हाँ भाई, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा भी गया है, पूछा भी जाता है ये। ठीक है, रशियन रिवॉल्यूशन के थ्रू क्या हुआ था, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की सबसे पहले एंट्री हुई थी रशिया में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। फॉर एग्जाम्पल पूछ लिया जाएगा कि रशियन रिवॉल्यूशन कब हुआ, तो आंसर हम करेंगे 1917। पूछ लिया जाता है कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी सबसे पहले एंट्री कहाँ हुई थी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की, तो इसका आंसर हम बताएंगे 1917। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 1918 में क्या हुआ था, एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई थी। और 1919 में वर्साइल ट्रीटी जो थी जर्मनी के ऊपर लगाई गई थी, वर्साई संधि। ठीक है, जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत ज़्यादा तबाही हो गई थी, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था कंट्रीज़ को। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को होने से रोकने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। ठीक है, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन बनाया गया था 1920 में। लेकिन ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर को हो पाने से रोक नहीं पाया, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ये विफल हो गया। ठीक है, अब जो जर्मनी के ऊपर वर्साई संधि क्यों ये फेल क्यों हुआ, ये विफल क्यों हुआ, उसके पीछे भी एक रीज़न। ट्रीटी लगाई गई थी जर्मनी के ऊपर, जब वर्साइल ट्रीटी लगाई गई थी तो वहाँ के लोगों ने सोचा कि भाई इनके साथ तो नाइंसाफ़ी हुई है। ठीक है, तो जर्मनी के लोगों ने बोला कि हम इस ट्रीटी को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। ठीक है, उस पीरियड में हिटलर जो था वो जर्मन सेना में था और उसने कहा कि आप लोग मुझे लीडर बनाइए, मैं इस ट्रीटी को तोड़ूंगा। तो फाइनली 1935 में जब जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर अटैक किया था, तो इस वजह से जो वर्साइल ट्रीटी है उसके जो नॉर्म्स थे, उसके जो नियम कानून थे, उनको तोड़ दिया गया था हिटलर के द्वारा। ठीक है, तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ये मेन रीज़न बना, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। अब आगे डिस्कस करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है ये हुआ था 1939 से 1945 तक चला था। सेम 2 ग्रुप चला था, अलाइड नेशन और एक्सिस नेशंस, मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्रों के बीच में लड़ा गया था। पूरी डेट है इसकी 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945। डेट याद करने में तो इजी है, 1 सितंबर और 2 सितंबर, लेकिन जो ईयर है वो अलग है, 1939 से 1945। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ईयर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंट्रीज़ जो थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो 61 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के होने का इमीडिएट कारण क्या था, इमीडिएट कॉज ये था कि हिटलर ने क्या किया था, पोलैंड के ऊपर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से वर्साइल ट्रीटी जो थी उसको तोड़ दिया गया था, उसका उल्लंघन किया गया था, नॉर्म्स का उल्लंघन किया गया था। ठीक है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मेन कारण बना। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो अलाइड नेशंस है और एक्सिस नेशन है, तो इनकी लीडरशिप में भी थोड़े बहुत चेंजेस हुए थे।
अगर हम बात करें तो अलाइड नेशन में लीडरशिप कर रहे थे यूएसए एंड यूएसएसआर। एक्सिस नेशंस की अगर हम बात करें, धुरी राष्ट्रों की अगर हम बात करें तो जर्मनी और जापान इसकी लीडरशिप कर रहे थे। ठीक है, जापान की अगर हम बात करें तो जापान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अलाइड नेशन का मेंबर था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो एक्सिस नेशन के ग्रुप में इंक्लूड हो गया था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो रिसोर्सेज जीती हुई कंट्रीज़ ने अपने कंट्रोल में किया था उनको डिस्ट्रीब्यूट इक्वली नहीं किया। ठीक है, जिसकी वजह से जापान ने क्या किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपना ग्रुप चेंज कर दिया और अब वो जर्मनी के साथ आ गया। अब यूएसएसआर ने जर्मनी को हरा दिया था। ठीक है, और इंटरनेशनल लेवल पे जो दबदबा बढ़ा, जो डोमिनेंस बढ़ा, वो यूएसएसआर का हो गया। अब अमेरिका चाहता था कि उसका भी डोमिनेंस बढ़े, तो अमेरिका ने अपने डोमिनेंस को बढ़ाने के लिए जापान की जो 2 सिटीज़ है इनके ऊपर बमबारी करवा दी, इनके ऊपर बॉम्ब गिरा दिए। ठीक है, उस पीरियड में अगर हम अमेरिका के प्रेसिडेंट की बात करें तो अमेरिका के थे ये मेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूएसए अटैक जब अमेरिका ने जापान के ऊपर अटैक किया था 1945 में, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके 1 मार्क्स के कि कौन सी 2 सिटीज़ थी, किन के ऊपर बॉम्ब गिराए गए थे, कब बॉम्ब गिराए गए और कौन से बॉम्ब थे। तो अमेरिका ने जापान की 2 सिटीज़ के ऊपर बॉम्ब गिराए थे, हिरोशिमा एंड नागासाकी। 6 अगस्त एंड 9 अगस्त को बॉम्ब गिराए गए थे। लिटिल बॉय और फैटमैन के नाम से बॉम्ब गिराए गए थे। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन आपका सेपरेट भी पूछ लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पूछ लिया जाएगा कि हिरोशिमा में कब और कौन सा बॉम्ब गिराया गया, तो हम आंसर करेंगे 6 अगस्त को बॉम्ब गिराया गया 1945 को, और लिटिल बॉय के नाम से जो बॉम्ब था वो गिराया गया था। नागासाकी की अगर हम बात करें तो नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को बॉम्ब गिराया गया फैटमैन के नाम से। इनके जो नेम रखे गए हैं वो इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पर इनके नेम रखे गए हैं। ठीक है, जब आप गूगल सर्च करेंगे तो इनकी जो पिक्चर होगी वो आप देखेंगे, फिर आपको मतलब क्लियर हो जाएगा कि इनके नेम ऐसे क्यों रखे गए हैं, लिटिल बॉय और फैटमैन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ यूएसए अटैक ऑन जापान। तो यहाँ पर जब अमेरिका ने जापान के ऊपर बॉम्ब गिराए तो कई सारी कंट्रीज़ उसके सपोर्ट में आ गई और कई सारी कंट्रीज़ उसके अपोज में आ गई। जो सपोर्टर्स थे उनके व्यूज़ ये थे, उनका मानना ये था कि जो जापान था वो ऑलरेडी सरेंडर करने वाला था। ठीक है, जापान ऑलरेडी सरेंडर करने वाला था तो उसके ऊपर बॉम्ब गिराना लाजमी नहीं था, सही नहीं था। ठीक है, और साथ ही साथ जो आलोचक हैं, जो क्रिटिक करते हैं यूएसए को, उनका मानना ये भी था कि अमेरिका चाहता था इंटरनेशनल लेवल पे उसका जो डोमिनेंस है वो ज़्यादा हो इन कंपैरिजन ऑफ यूएसएसआर। ठीक है, तो वो यूएसएसआर को वो पावर गेन करने से रोकना चाहता था ताकि अमेरिका का दबदबा जो इंटरनेशनल लेवल पर है वो और बढ़ सके। लेकिन वहीं साथ ही जो सपोर्टर्स हैं उनके व्यूज़ ये थे कि अमेरिका ने जाना कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कंपैरिजन में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो काफ़ी लंबा चला। ठीक है, जिसमें जान माल की हानि भी काफ़ी ज़्यादा हुई, तबाही ज़्यादा हुई, डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हुआ। तो उस नुकसान को और ज़्यादा बढ़ने से रोकने के लिए बॉम्ब गिराना ज़रूरी था। ठीक है, जिसकी वजह से अमेरिका ने जापान के ऊपर बॉम्ब गिराया। अगर वो ऐसा नहीं करता तो तबाही भी ज़्यादा होती। तो ये रीज़न है कि अमेरिका ने उसके ऊपर बॉम्ब गिराया। अब कई सारी कंट्रीज़ अब अमेरिका के जापान के ऊपर बॉम्ब गिराने के पीछे रीज़न चाहे कुछ भी हो, लेकिन अब वर्ल्ड जो था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। ठीक है, 2 पार्ट्स में पूरा वर्ल्ड जो था वो बढ़ चुका था। कुछ कंट्रीज़ अमेरिका के सपोर्ट में आ गई थी और कुछ कंट्रीज़ अमेरिका को क्रिटिक करने लगी थी। तो क्रिटिक करने वालों में सबसे आगे था यूएसएसआर सबसे आगे था क्रिटिक करने वालों में। तो पूरा वर्ल्ड 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। सबसे पहले डिवीज़न होता है यूरोप का। यूरोप जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, एक तो ईस्ट यूरोप में डिवाइड होता है, पूर्वी यूरोप, और सेकेंड पार्ट होता है वेस्टर्न यूरोप, पश्चिमी यूरोप। तो वेस्ट यूरोप की जो मोस्ट ऑफ दी कंट्रीज़ होती है वो सपोर्ट करती है अमेरिका को, और ईस्टर्न यूरोप की जो मोस्ट ऑफ दी कंट्रीज़ होती है वो सपोर्ट करती है यूएसएसआर को। मतलब पूर्वी यूरोप सपोर्ट करता है यूएसएसआर को और पश्चिमी यूरोप सपोर्ट करता है यूएसए को, अधिकतर देश जो होते हैं इनके। ठीक है, यही रीज़न है कि इन दोनों ही ग्रुप्स को ईस्टर्न और वेस्टर्न अलायंस के नेम से जाना जाता है, पूर्वी और पश्चिमी गठबंधन के नाम से इनको जाना जाता है। अब अमेरिका ने अपनी पावर को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, ताकि उसकी जो आइडियोलॉजी है कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, उस आइडियोलॉजी को बाकी कंट्रीज़ भी फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसके फॉलोअर्स मतलब बढ़ें, तो इस वजह से अमेरिका ने क्या किया था, यूरोप के साथ मिलकर एक मिलिट्री अलायंस किया था नाटो के नाम से।
नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ये जो मिलिट्री अलायंस है ये किया गया था अप्रैल 1949 को, ठीक है। इसमें 12 कंट्रीज़ थी और 12 कंट्रीज़ में यहाँ पे नॉर्म्स ये रखा गया था कि 12 कंट्रीज़ में से किसी एक के ऊपर भी अटैक होता है तो ये अटैक सबके ऊपर माना जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ जो यूएसएसआर है उसने भी अपनी जो फ्रेंडशिप थी, जो दोस्ती थी ईस्टर्न यूरोप के साथ, उनके साथ अपनी दोस्ती को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए उसने वार्सा पैक्ट किया था, वार्सा संधि 1955 में। अब अमेरिका यूरोप से एशिया की तरफ गया, ठीक है, क्योंकि वो अपनी पावर को सिर्फ यूरोप तक लिमिटेड नहीं करना चाहता था, वो चाहता था कि एशिया और बाकी जो कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड के वहाँ पर भी यूएसए का डोमिनेंस जो है वो बढ़े। तो अमेरिका ने इंटरनेशनल लेवल पे अपना डोमिनेंस बढ़ाने के लिए कई सारे मिलिट्री अलायंस किए थे। तो एशिया की बारी थी। अब एशिया में जो अमेरिका है उसने अपने 2 मिलिट्री अलायंस किए थे नाटो और सीटो के नाम से, सीटो और सेंटो के नाम से, ठीक है। सीटो का पूरा नाम है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन। और अगर हम सेंटो की बात करें तो सेंटो का पूरा नाम है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सीटो जो ट्रीटी की गई थी ये की गई थी साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये किया गया था, आप फ्लो चार्ट में एक बार देखिए, 4 पार्ट्स में हम इसे डिवाइड करते हैं। साउथ यहाँ नीचे की साइड आपको मिल जाएगा और ईस्ट यहाँ पे राइट हैंड साइड की तरफ आपको मिलेगा। तो इनका जो ये वाला एरिया है, इस वाले पार्ट में, एशिया के इस वाले एरिया में अमेरिका ने सीटो की पॉलिसी फॉलो की थी, ठीक है। और अगर सेंटो की बात करें तो सेंट्रल एशिया में अमेरिका ने ये मिलिट्री अलायंस की पॉलिसी फॉलो की थी। इसके रिस्पॉन्स में यूएसएसआर ने अपनी जो फ्रेंडशिप है एशियन कंट्रीज़ के साथ, जैसे चाइना हो गया, उसके साथ अपनी फ्रेंडशिप यूएसएसआर ने स्ट्रॉन्ग की। यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं। सेंटो का पूरा नाम पूछ लिया जाता है, सीटो का पूरा नाम पूछ लिया जाता है, डेट आपसे पूछ ली जाती है कि पूरी डेट क्या, पूरी नहीं मतलब नॉर्मली डेट पूछ ली जाती है कि डेट क्या है, ठीक है। साथ ही साथ नाटो का पूरा नाम, और ये भी पूछ लिया जाता है कि सेंटो को और किस नाम से जाना जाता है। तो सेंटो को ही बगदाद पैक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स होंगे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपके कितने सही होते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैपन? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? फर्स्ट ऑप्शन है हमारे सामने 1914, सेकेंड 1915, थर्ड ऑप्शन है 1916 और फोर्थ ऑप्शन है 1920। तो हमारा सही आंसर है ए 1914। सेकेंड क्वेश्चन है व्हेन डिड द रशियन रिवॉल्यूशन टेक प्लेस? रूसी क्रांति कब हुई? रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में हमने डिस्कस किया था, है ना, आपको याद होगा। पहला ऑप्शन है हमें यहाँ पर 1915, सेकेंड ऑप्शन है 1916, थर्ड ऑप्शन है 1917 और फोर्थ ऑप्शन है 1918, ठीक है। तो सही आंसर जो इसका होगा वो होगा सी पॉइंट 1917। सेकेंड का सही आंसर है सी 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट वर द सीक्रेट नेम्स ऑफ एटॉमिक बॉम्ब्स? जो अमेरिका ने जो जापान के ऊपर बॉम्ब गिराए थे, परमाणु बम जो गिराए थे, उनके सीक्रेट नेम्स पूछे गए हैं, गुप्त नाम पूछे गए हैं, ठीक है। तो उनके गुप्त नाम क्या थे? तो पहला ऑप्शन है हमारे सामने लिटिल बॉय, सेकेंड ऑप्शन है फैट मैन, थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड सी और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दैम। यहाँ पर थोड़ी एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे हम इसे बी पॉइंट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा सही आंसर होगा सी। क्यों? क्योंकि लिटिल बॉय और फैटमैन दोनों ही सीक्रेट नेम्स थे। चलिए बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। व्हेन डिड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैपन? द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? पहला ऑप्शन है हमारे सामने 1935, सेकेंड ऑप्शन है 1939, थर्ड ऑप्शन है 1945 और फोर्थ ऑप्शन है 1937। तो सही आंसर हमारा होगा, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूछ रहा है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की डेट है 1939। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक लड़ा गया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर यूएसए ड्रॉप 2 एटॉमिक बॉम्ब्स ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी? किस साल अमेरिका ने जापानी शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 परमाणु बम गिराए? 2 परमाणु बमों के नाम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे,
लिटिल बॉय और फैटमैन के नाम से ये बॉम्ब गिराए गए थे। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था ना, तो उस पीरियड में ये बॉम्ब गिराए गए थे। डेट थी 1945। और जो दोनों बॉम्ब गिराए गए थे, हिरोशिमा में 6 अगस्त को गिराया गया था और नागासाकी में 9 अगस्त को गिराया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन है हमारा, द नेम ऑफ यूएस मिलिट्री अलायंसेस इज। अमेरिका के सैन्य गठबंधनों का क्या नाम है? ठीक है, नीचे ऑप्शन है हमारे सामने, नेम हमें बताने हैं मिलिट्री अलायंस के। तो पहला ऑप्शन है हमारे सामने नाटो, सेकेंड है सीटो, थर्ड है सेंटो और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो हमारा सही आंसर होगा, देखिए नाटो, सीटो, सेंटो, क्योंकि तीनों ही है तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 6th का डी। 6th का डी आंसर जो है वो सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, द नेम ऑफ यूएसएसआर मिलिट्री अलायंस इज। यूएसएसआर के सैन्य गठबंधन का नाम क्या है? ठीक है, हमें यहाँ पे यूएसएसआर, पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था अमेरिका के मिलिट्री अलायंस के बारे में। यहाँ पर क्वेश्चन है यूएसएसआर का कौन सा मिलिट्री अलायंस था। तो पहला ऑप्शन है हमारे सामने नाटो, सेकेंड सीटो, थर्ड है सेंटो और फोर्थ है वॉर्सो पैक्ट। तो स्टार्टिंग के जो 3 ऑप्शन है ये तो अमेरिका के मिलिट्री अलायंस थे, नाटो, सीटो, सेंटो। यहाँ पर क्वेश्चन है यूएसएसआर के मिलिट्री अलायंस की। तो यूएसएसआर का मिलिट्री अलायंस था, वॉर्सो पैक्ट किया गया था ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ के साथ। ठीक है, तो हमारा 7th का सही ऑप्शन होगा आंसर 7th का डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन है हमारा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो वॉज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन है हमारे सामने, फर्स्ट ऑप्शन है 1939, सेकंड ऑप्शन है 1942, थर्ड ऑप्शन है 1945 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1949। तो सही ऑप्शन होगा हमारा 1949। 1949 में जो नाटो है उसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। ठीक है, और ये नाटो मिलके बनाया था अमेरिका ने वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ, पश्चिमी यूरोप के देशों के साथ मिलकर अमेरिका ने ये मिलिट्री अलायंस किया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ एक्सिस नेशन इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। निम्नलिखित में से कौन पहले विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों का सदस्य नहीं था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने जैसे डिस्कस किया था कि 2 ग्रुप्स के बीच ये लड़ाई हुई थी, अलाइड नेशंस और एक्सिस नेशंस के बीच में। तो एक्सिस नेशंस में कौन कौन सी कंट्रीज़ थी वो अगर आपको याद होगा तो आप इन ऑप्शंस में से सेलेक्ट कर पाएंगे कि कौन सा नहीं था। ठीक है, तो चलिए पहला ऑप्शन है हमारे सामने जर्मनी, सेकेंड ऑप्शन है यूएसए, थर्ड ऑप्शन है इटली एंड फोर्थ ऑप्शन है हंगरी। तो जो यूएसए था वो अलाइड नेशंस का मेंबर था क्योंकि, तो इसलिए हमारा 9th का आंसर होगा बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है हमारे सामने, पहला ऑप्शन है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, सेकेंड ऑप्शन है क्लिंटन, थर्ड ऑप्शन है वुड्रो विल्सन एंड फोर्थ ऑप्शन है बराक ओबामा। तो सही ऑप्शन होगा हमारा वुड्रो विल्सन। 10th का सी पॉइंट सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, राइट इन सीक्वेंसिंग, काल क्रमानुसार लिखे। यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे, फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन। इन ऑप्शंस की आपको डेट बतानी है और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ बात कर लेते हैं। फर्स्ट वीडियो के रिगार्डिंग ऑडियो और वीडियो क्वालिटी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, शिकायतें आई थी। तो वीडियो क्वालिटी के लिए आप कर सकते हैं कि वीडियो पे जब आप क्लिक करेंगे तो राइट हैंड साइड की तरफ आपको 3 डॉट्स मिलेंगे, वहाँ पर जाकर आप वीडियो क्वालिटी आप सही कर सकते हैं। और ऑडियो के लिए तो बेटर है कि आप हेडफोन का आप यूज़। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।